सरकारें आती है जाती है। 30 साल से मैं दिल्ली में हूं, मैंने कई सरकारों को आते हुए भी देखा, जाते हुए देखा। किसी भी राजनीतिक दल को मैं ये नहीं कहता कि यह पूर्ण रूप से बुरा है या पूर्ण रूप से अच्छा है। हर राजनीतिक दल में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। 75 साल हो गए देश को आजाद होकर और लगातार सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही और देश चलता रहा। देश हर दिन प्रगति करता रहा। हम पत्रकारिता करते रहे, सरकार को सवाल पूछते रहे, सरकार जवाब देती रही, जनता सुनती रही, जनता अपना जवाब देती रही। जैसे युवा मित्र ने कहा कि हर 5 साल बाद सरकार का आकलन होता है और जनता उस सरकार को पास या फेल करती है। ये प्रोसेस बड़ा शांत रूप से चल रहा था। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी भी चली गई। अटल जी के मैंने 13 दिन की सरकार देखी, 13 महीने की सरकार देखी, 5 साल की सरकार देखी। मैंने राजीव गांधी का वो अभूतपूर्व बहुमत देखा 400 पार, जो आज तक मुझे नहीं लगता आने वाले समय में सदियों तक कोई ले पाएगा। लेकिन ये सब होते हुए भी हमें क्यों नहीं उतरना पड़ा? क्यों आज 75 साल आजादी को हो गए और 75 साल में यदि निर्भय बनो विचार मंच बनाना पड़ रहा है तो ये सबसे हमारा फेलियर है। आज 75 साल बाद हम क्यों कहते हैं कि निर्भय बनो? निर्भय क्यों बनना? किसके भय से हम जी रहे हैं? क्यों ये भय समाज में एक भय प्राप्त हो रहा है? क्यों हर जगह एक डर व्याप्त है? पत्रकार बोलने के लिए डरते हैं, नेता मिलने के लिए डरते हैं, अधिकारी काम करने के लिए डरते हैं। ये डर किस बात का? क्या है ये डर? क्या है ईडी? क्या है सीबीआई? क्या है इनकम टैक्स? क्या ये ऐसे खुले सांड है पागल कि समाज में घूम गए किसी को भी सिंह मारते हैं? यकीनन नहीं। ये संस्थाएं हैं, इनको भी कानून के रूप में चलना पड़ता है। लेकिन ये तब तक था जब तक 2014 नहीं आया। 2014 में इस देश में एक विकास की गाथा लिखने के लिए एक सुनामी गुजरात से आई। उन्होंने कहा कांग्रेसियों को 65 साल दिए, मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए। उन्होंने कहा हर साल 5 करोड़ रोजगार दूंगा। उन्होंने कहा हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई 100 दिन में कम होगी। कौन भारतवासी है जो ये नहीं चाहेगा? हमारी जनता थोड़ी भोली है, विश्वास रखती है। जनता ने विश्वास रखा। बाद में पता पड़ा कि ये आदमी सिर्फ अपनी मन की बात कहता है, ये जन की बात सुनने का आदि नहीं है। 5 साल निकल गए। 5 साल के बाद सबको पता था, जैसे मोदी ने कहा कि लोग अपना निर्णय लेते हैं। इस देश के लोग तैयार थे निर्णय लेने के 2019 में। एकाएक पुलवामा हुआ, होने दिया या करवाया गया? ये सवाल आज भी ज्वलंत है। इस सवाल का जवाब आज भी सरकार से हर मंच से पूछता हूं और सरकार मौन है। क्या 42 लोग मारे गए पैरामिलिट्री फोर्स के? वो किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के भाई नहीं थे। आज उन 42-45 लोगों को शहादत का दर्जा नहीं मिला, लेकिन किसी ने उनके चिता पे अपनी रोटी सेक ली। एकाएक हमने कहा कि स्ट्राइक करना चाहिए, ये करना चाहिए, देश पे हमला हो रहा है, देश असुरक्षित है। मानो ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान आके आर्मी के मंडी में बैठे हैं और सारे दुनिया के लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग डर गए। उन्हें लगा नहीं, देश संकट में है, अब इस सरकार को 5 साल और देने पड़ेंगे। लोगों ने 5 साल में पूरा साथ दिया। इस बार 300 पार हो गया। 300 पार होने के बाद उस इंसान को समझ में आ गया कि इस जनता को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। ये बहुत जल्दी मूर्ख बन जाते हैं। इनको यूं हम चुटकियों से घुमा सकते हैं और फिर संविधान को पैरों के नीचे रगड़ने का काम शुरू हो गया। जब तक संविधान के खिलाफ बात नहीं हो रही थी, हम भी देख रहे थे। जनता का आशीर्वाद मिला 300 बार। अशोक वानखेड़े कौन कहता है कि तुम क्यों आए सत्ता में?
जनता ने आपको बिठा दिया, जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है। लेकिन जनता ने आपको दिया, जिस काम के लिए आपको भेजा, यदि उस काम के विपरीत आप काम करोगे, उस काम के खिलाफ आप काम करोगे, तो किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। जब हमने देखा कि अभी कहा किसी ने कि चौथा स्तंभ है मीडिया का, कोई संविधान में चौथा स्तंभ नहीं है, चौथा स्तंभ है ही नहीं। 3 स्तंभ पे ये संविधान टिका हुआ है, कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। विधायिका जो कानून बनाते हैं, जो आप यहाँ से आमदार खासदार भेजते हो, वो विधायिका बनाते हैं। जो IAS अधिकारी आपके पटवारी से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी तक, ये तमाम अधिकारी जो है ये कार्यपालिका बनते हैं। और न्यायपालिका लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये न्यायपालिका है, वो एक दूसरे को चेक करते हैं। हमारे अधिकारी कई बार हमारे नेताओं को समझाते हैं। मैंने ऐसे सरकारें देखी मेरे आंखों से दिल्ली में 30 साल के वास्तव में, यदि मंत्री कुछ चाहे तो अधिकारी कहता था कि सर ये गैर कानूनी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है सर, इसमें सरकार बच जाएगी, ये ऐसा आदेश आप नहीं कर सकते। और फिर मंत्री कहता था तो ठीक है, आप यदि कहते हो तो शायद आप बताइए कैसा करना है। यह अधिकारियों का काम था। यदि इसके बाद भी कुछ होता तो न्यायपालिका अंकुश रखती, एक निर्णय देती है कि नहीं, सरकार ने काम गलत किया, सरकार उसको मानती है और अपने गलती को सुधारती है। जो काम करेगा वो गलतियां करेगा। मैं ये नहीं कहता कि आज तक किसी सरकार ने गलतियां नहीं की। जवाहरलाल नेहरू से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक और फिर चरण सिंह से लेके आप यदि चंद्रशेखर को भी जोड़ दो, हर सरकार ने कुछ गलतियां तो की, लेकिन उन्होंने उन गलतियों को माना। जो गलतियों को मानता है, गलतियों को ठीक करता है, यही तो जिंदगी की रीत है, यही तो हमारा जीवन है। लेकिन कोई उदाहरण, कोई घमंडी बन जाए, कोई 300 पार जब अपने पास आता है तो अपने आप को भगवान समझने लगे और फिर ये कहे मैं और गलती हो ही नहीं सकती, मैं कहूंगा वही पूर्व दिशा, जो मैं कहूंगा वही होना चाहिए। और फिर जो अपनी मर्जी इस देश पे लाता है तो 145 करोड़ का देश हिल जाता है कि हम ये क्या कर रहे हैं और हम किसको हमने भेजा है। क्या किसान के 3 कानून इस देश में आने के पहले किसी से चर्चा हुई थी? सरकार ने किस संगठन से बात की थी? किन अधिकारियों ने कहा था? किस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इनपुट दिया था? किस बात के लिए किसान के 3 कानून आए थे? क्या अंबानी अडानी के लिए आए थे? और यदि अंबानी अडानी के लिए आए हैं तो आप वोट भी उन्हीं से मांगिए और उनके ही अवकाश से आप सत्ता में बैठिए। जब चुनाव आते हैं तो आप कटोरा लेके भीख मांगने आते हैं हमारे पास, 142 करोड़ लोगों को भीख मांगेंगे और काम सिर्फ 2 के लिए करेंगे, तो फिर किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। और ये आवाज उठाने का बेड़ा किसका है? विपक्ष कमजोर, विपक्ष में बिखराव। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों का जो एक स्टाइल था काम करने का, छोड़ो और राज करो, तोड़ो और राज करो, वो शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत सही पकड़ लिया। और वो लगातार मतदाताओं में विभाजन करते रहे, विपक्ष में विभाजन करते रहे और फिर 35% पे 35% मतदान पे इस देश पे राज करते रहे। सीटें कितनी मिली? 300 पार। मत प्रतिशत कितना है? 35%। इसका मतलब 65% इस देश की जनता ये सरकार नहीं चाहती थी। उसके बाद ये सरकार बनी है तो किसके वजह से बनी है? मैं मात्र संविधान ये सरकार खराब कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है, इसके लिए नहीं। मैं विपक्ष को भी उतना ही दोषी मानता हूं कि यदि मोदी नाम का ये तानाशाही देश पे राज कर रहा है तो उसके लिए विपक्ष भी इतना ही जिम्मेदार है, कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है, लेफ्ट भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। कांग्रेस सत्ता के 65 साल तक सत्ता भोगने के बाद कांग्रेस को 10 साल लगे ये समझने में कि हम सत्ता से बाहर हैं। वो अपने आप को सत्ता नहीं समझ रहे थे और जब 10 साल बाद इनको पता पड़ा कि ये तो अब मरने की बात आ गई, खत्म हो जाएगी, फिर कांग्रेस जब उठी और जब विपक्ष ने अपनी मुट्ठी बांधी तो सरकार अपने औकात में आ गई। 370 की बात करता था, 240 पे आ गया। 240 पे आने के बाद बैसाखियों के भरोसे चलने लगा। मुझे दुख इस बात का है, सरकार कुछ सरकारें जो गलत भी है, 5 साल बाद लगता है कि नहीं सरकार आज करेक्टिफिकेशन हो जाए। इस सरकार के इस तानाशाह ने
सिर्फ देश की आर्थिक स्थिति को सबसे नीचे स्तर पे नहीं लेके गया, इस इंसान ने समाज को तोड़ा है, भाई भाई में झगड़ा करवाया है, छोटी जाति बड़ी जाति में झगड़ा करवाया है। ये मुखौटा पहन के बात करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं अपने भाषण में, मैं धर्म के नाम पे कतई रिजर्वेशन देने नहीं दूंगा। इसका मायना था कि मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दूंगा। ठीक है प्रधानमंत्री, आपके पास सत्ता है, आप अपनी पॉलिसी लागू कीजिए, लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश में जाते हैं, चंद्रबाबू बोलते हैं कि मैं 4% आरक्षण मुसलमानों को दूंगा, मोदी जी बोलते बिल्कुल दीजिए। हमने कब मना किया? आंध्र में सत्ता का मक्खन खाने के लिए चंद्रबाबू जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के यहाँ मस्जिदों को 10,000 रुपए प्रति महीना मेंटेनेंस का मिलता है, जिसमें भाजपा सत्ता में शामिल है। भाजपा की सरकार मस्जिदों को 10,000 रुपए महीना आंध्र प्रदेश में देती है, और उत्तर प्रदेश में जब कांवड़िया गंगा का जल लेके अपने मंदिर जाते हैं हरिद्वार से, तो रास्ते में जो मस्जिदें हैं उसमें कपड़ा डाला जाता है ताकि कांवड़िया की नजर मस्जिद पे पड़ गई तो पानी पवित्र हो जाएगा। दोनों जगह मोदी की सरकार है। ये दोगले लोग हैं। इसी विदर्भ के इसी जिले में आके चाय की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कहा? किसान आत्महत्या करता है इसलिए और जिले में आए थे। क्या कहा था? वो पूरे लोग एक दिन दिल्ली आए, आपसे मिलना है, भाव मिलने का क्या हुआ? बोले हम उस चर्चा में शामिल थे जिसमें उन्होंने ये बातें कही थी। आज 10 साल हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम जंतर मंतर पे बोलने आए हैं। मैंने किसको बोलने आए? जो बहरा हो उसको क्या बोलोगे? जो दुतराज जैसा अंधा हो गया उसको क्या बोलोगे? इसीलिए ये जनजागरण का काम करना पड़ा। पहली बार लोकसभा के समय मैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर मैंने भाषण दिया, और मैंने एक ही अपील की कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को चुनो, लेकिन उससे ये गारंटी लो कि वो आपका नेता होगा। आज का तो विषय है हमारा की निवडणूक कोणासाठी? जनतेसाठी की नेत्यांसाठी? निवडणूक आता सुरू होणार आहे। निवडणूक कधी पण विधानसभेची महाराष्ट्रात लागेल, त्यावेळेला तुम्हाला ते नेहमीचे भाषण ऐकायला मिळतील। शाहू, आंबेडकर, फुले, माझा शेतकरी, भूमिपुत्र, या दलित अंतिम व्यक्ती समाजाचा शेवटच्या माणसापर्यंत विकासाची गंगा पोहोचण्यासाठी आम्ही तुमच्यापर्यंत आलो। प्रश्न असा आहे की हे शब्द जातात कुठे? निवडणूक जिंकल्या हे शब्द जातात कुठे? मग कुठे जातो शाहू फुले, कुठे जातो आंबेडकर, कुठे जातो शेतकरी? अजूनही निर्लज्जता का ये अमृतकाल चल रहा है। निर्लज्ज है ये लोग, शर्म भी नहीं आती। और इतने बेशरम लोग मैंने दिल्ली में जाके ही देखे, क्योंकि दिल्ली में हर 5 साल बाद 7 से छठे हुए देश से आते हैं, और जब वो छठे हुए आते हैं तो मैं हर एक को जब देखता हूं तो मैं सर पे हाथ पकड़ता हूं। प्रधानमंत्री कह रहे थे लाल किले की प्राचीर से कि इस देश में मैं महिलाओं की इज्जत करता हूं। अरे बाप रे, 16 सांसद ऐसे, 16 खासदार जिनके ऊपर बलात्कार के केस है, उस धाराओं में केस है, सजा होगी तो आजीवन कारावास होगी, जन्मठेप। ये आपके खासदार है 16। पूरे देश में 154 ऐसे आमदार खासदार है जिनके ऊपर बलात्कार के केस है। बताओ, ये हमारी राजनीतिक दल है और उनकी शुद्धता है। और ये हमको लाल किले से बताते हैं कि महिलाओं का संरक्षण करना चाहिए, महिला भगिनी है आदि, ये सशक्तिकरण है महिलाओं का। प्रधानमंत्री ने मीडिया को ज्ञान दिया, हमारे पत्रकार बंधु भी होंगे जिन्हें सुना होगा। उन्हें कहा कि किसी महिला के साथ कोई गलत काम होता है और जब न्यायालय में बात जाती है और न्यायालय उसको सजा देता है तो मीडिया ने उसको बड़ा चढ़ा के छापना चाहिए ताकि समाज में डर पैदा हो। हमने कहा प्रधानमंत्री जी ये बात तो बहुत सही कही आपने। सही है, यदि महिलाओं का अत्याचार हुआ, भ्रष्टाचारियों को सजा हुई, यदि सब पहले पन्ने में बड़े बड़े अक्षरों में छपेगा, टीवी में इस पर चर्चा होगी, तो समाज में बाकी गुंडे डर जाएंगे। मैंने बोला ऐसा ही हुआ था गुजरात। गोधरा दंगे के समय
एक बहन जिसका नाम बिल्किस बानो था, पेट में 6 माह का गर्भ था, हाथ में एक 3 साल की बच्ची थी। लोग आए, हत्यारे आए, अपने खेत के और भागे। कुल परिवार के 7 लोग उस महिला को साथ लेके चल रहे थे कि कहीं छुपे हुए हत्यारों ने उसको खेत में घेर लिया। उस लड़की के सामने 7 लोगों की तलवारों से काट के हत्या कर दी। और इससे भी घिनौना, उस 3 साल की बच्ची को पैर से पकड़ पकड़ के जमीन में पटक पटक के उस मां के सामने मार डाला। और इससे भी घिनौना, उन 7 ने बलात्कार किया उस पर बिल्किस बानो का। और ये आरोप नहीं, आरोप सिद्ध हुए, समझ रहे हैं तो गया केस। और जब आरोपी पकड़े गए तो उनको आजीवन कारावास हुआ। सब अखबारों ने बड़ा छापा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? चंद सालों बाद, 4-5 सालों बाद गुजरात की सरकार ने कहा कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इनका चाल चलन बहुत अच्छा है, इनकी सजा माफ की गई। वो बलात्कारी जेल से बाहर आते हैं तो भाजपा के लोग बैंड बजा के जुलूस में उनको ले जाते हैं और उनका नागरिक अभियान अभिनंदन करते हैं, क्योंकि एक मुसलमान लड़की की उन्होंने इज्जत लूटी थी। ये उसी पार्टी ने किया जिस पार्टी के प्रधानमंत्री है। और ये आदमी हमको ज्ञान दे रहा है लेकर प्राचीन से शर्म आनी चाहिए। किस बात से बोलते हैं आप हमको कहते हैं कि आप लड़कियों को देखो। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, बाप रे क्या लड़ाई लड़ी नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये हर एक पार्टी से भ्रष्ट लोगों को निकाला। ईडी के लिए मारो, प्रतिचार निकालो। छगन भुजबल इधर बैठो, अजित पवार इधर बैठो, सुनील गडकरी इधर बैठो, सब लोग साइड में करो। उधर आसाम से हेमंत बिस्वा शर्मा आ जा, अधिकारी को आ जा। सारे देश से अलग अलग राजनीतिक दलों से भ्रष्ट इकट्ठा किए। अमित शाह ने बोला इसका क्या करना है, मोदी जी बोले बीजेपी का भ्रष्ट प्रकोष्ठ शुरू करो, इनको सबको बीजेपी के सदस्य डालो, इनको मंत्री बनाओ। बोले उससे क्या होगा? बोले हमको सिखाएंगे भ्रष्टाचार कैसे करना है, क्योंकि हम नहीं आए। ये इनकी भ्रष्टाचार की लड़ाई है। पूना के मैं टीवी चैनल पे बैठा था, पूना के एक सभा में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दादा आपने थोड़ी देर कर दी, पहले तो एक पत्रकार ने कहा कि इसके मायने क्या है, दादा पहले आने का मतलब क्या है? तो मैंने सर मुझे एक ही मतलब समझता है कि यदि आप कहें तो बोलूं। तो मैंने बिल्कुल बता दीजिए, इसलिए तो आपको पूछा, आप महाराष्ट्र के हैं, आप जानते हैं। मैंने बोला गुजरात में एक मधेपुरा बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक, वह 1600 करोड़ रुपए का घपला हुआ। वो आज तक नहीं पता किसने किया। और उस बैंक के डायरेक्टर अमित शाह थे। तो अमित शाह को लगा ये 17,000 करोड़ वाला, मैं 1600 करोड़ वाला, इसलिए कहा कि दादा जरा पहले आते 1600 की जगह हम भी सफर करते हैं। इसके सिवा और क्या बोल सकता है? भ्रष्टों को गले लगा के भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो जितना महाराष्ट्र में जितना निचले स्तर पे राजनीति गई, इतना कतई नहीं गई। मुझे महाराष्ट्रियन होने का गर्व था, मराठी होने का दिल्ली में गर्व था। हमारे यहाँ राजनीतिक सिस्टम थी, हमारे यहाँ शिवसेना भी थी, कांग्रेस भी थी, एनसीपी भी थी। ये आपस में लड़ते भी थे, चुनाव भी होते थे। लेकिन कभी राजनीति इतने निचले स्तर पे नहीं गई कि एक मुख्यमंत्री को एक छिछोरा उठ के कहे कि तेरे कान के नीचे बजाऊंगा। ये महाराष्ट्र नहीं था। मैंने कहा महाराष्ट्र के गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख और सुशील कुमार शिंदे जी स्टेज पे हो, उस स्टेज से लोग पेट में हाथ पेट पकड़ के जाते थे, क्योंकि इतना हंस के आदमी पागल होता था। ये महाराष्ट्र था। इस महाराष्ट्र को क्या हो गया? आज महाराष्ट्र का हर नेता एक दूसरे का खून का पैसा है। आप पेपर में पढ़ते हो क्या एक दूसरे के खिलाफ डायलॉग देते हैं। किसने पार्टी तोड़ी? क्यों शिंदे गए? शिंदे जब चले गए, एकनाथ शिंदे, तो उन्होंने कहा कि आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज करके उनके हिंदुत्व को गंदा किया, इसलिए हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। मैंने ताली बजाई। बाला साहेब ठाकरे कम से कम एक आदमी है जो बाला साहेब ठाकरे को समर्पित है। यदि तुमने हिंदुत्व के नाम से सरकार तोड़ी, हिंदुत्व के नाम से शिवसेना लेके तुम अलग बने और बीजेपी के साथ तुमने सरकार बनाई, क्योंकि ये हिंदुओं की सरकार है, सैल्यूट तुमको। फिर अजित पवार अब क्या कर रहे तुम्हारे साथ? अजित पवार तब उद्धव ठाकरे के साथ गए तो उसका हिंदुत्व खराब हो गया।
वह आज तुम्हारे सीने पे बैठा है तो तुम्हारा हिंदुत्व ठीक हो गया। कौन सा हिंदुत्व? मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे, वो भी नहीं गए थे। अरे एकनाथ शिंदे को मंत्री भी नहीं बनाते तो भी जाता, क्योंकि इन नेताओं ने अकूट संपत्ति इकट्ठा कर ली। जो टेम्पो चलाता था आज मर्सिडीज में घूम रहा है, जो साइकिल की औकात नहीं थी वो फॉर्च्यूनर पे घूमता है। और जब आपने पैसा खाया, खाने के बाद डकार दी और डकार की आवाज सुन के ईडी तुम्हारे घर आई, ईडी को देख के पसीना छूट गया। फिर आप कमल ब्रांड साबुन लेने गए तो उन्होंने कहा कि साबुन बेचना बंद कर दिया, वॉशिंग मशीन ला के रखी है, चलो कूदो इसमें। कमल ब्रांड वॉशिंग मशीन में कूदे, साफ होके आ गए। भाजपा की जय जय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं, सबने बोलना शुरू कर दिया, सबके केसेस माफ हो गए, सब मंत्री बन गए। इनका कारण मात्र इनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाने का था। किसी ने मुझे कहा कि भाजपा गलत कर रही है, सिर्फ विपक्ष का ही भ्रष्टाचार निपटा रही है। मैंने बोला मुझे अच्छा है, अब भाजपा सत्ता में है, सारा विपक्ष का भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो। जब विपक्ष सत्ता में आएगा तो भाजपा के भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेगा, तो मामला बराबर हो जाएगा, देश से भ्रष्टाचार तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा भ्रष्टाचार निपटाओ अभियान है कि भ्रष्टाचारियों को लाओ, गले में गमछा डालो, मंत्री पद दो और कहो कि दादा अच्छे हैं। आप भ्रष्टाचार नहीं निपटा रहे, आप भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके उनकी भी संपत्ति पे अपनी नजर रख रहे हैं। ये डकैत है, ये राजनीतिक व्यभिचारी है। मैं इसको व्यभिचार करता हूं क्योंकि जनता का जो विश्वासघात करता है उसके लिए दूसरे शब्द नहीं है हिंदी कोश में मुझे। और यदि मैं उसका हिंदी का कोई शब्द यूज भी करूं तो उस शब्द की अवमानना होगी, क्योंकि ये लोग इससे भी नीचे शब्द के लिए बने हैं, जो शब्द शायद मेरी सभ्यता मुझे बोलने नहीं देती, इसलिए नीचे उतरना पड़ा। किसने कहा? देवेंद्र फडणवीस जैसा झूठ आदमी मैंने नहीं देखा। चुनाव हार गया, बोलता जनता जनार्दन का आदेश सराह होगी, हमारे में कोई कमी होगी, जनता ने हारा दिया, अगले चुनाव में प्रयास करेंगे जनता का विश्वास जोड़ने की। बात खत्म हो गई थी। बोला कि विपक्ष ने झूठ फैलाया। क्या फैलाया विपक्ष ने झूठ? हम रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, हम संविधान खराब बंद कर, संविधान बदल रहे हैं। कौन से विपक्ष ने कहा? मैं देवेंद्र फडणवीस को खुला आह्वान देता हूं, देश के महाराष्ट्र के लिए, देश के किसी भी मंच पे मुझे आके बताया कि किस विपक्ष ने कहा था संविधान बदलने जा रहा है। विपक्ष ने सिर्फ जनता को आगाह किया था, जो आज के नेताओं ने बोला था। कौन था कर्नाटक में हेगड़े, जहां अयोध्या से डॉक्टर खासदार कौन था? नंदन सिंह। राम की भूमिका करने वाला अरुण गोविंद मेरठ से चुनाव लड़ रहा था। किस पार्टी का तो आदमी? और सबसे बड़ा ये तो नेता थे। मैं जब मालूम है नेताओं की किसी बात पर मैं विश्वास नहीं रखता है। आज ये बोलते कर वो बनेंगे, अपने सुविधा अनुसार अपने गिरगिट भी शर्मा जाए, इतने जल्दी रंग बदलते हैं ये नेता। तो मुझे तो उसकी भी बात नहीं है, हेगड़े ने क्या बोला, अरुण गोविंद ने क्या बोला। लेकिन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष बहुत बड़ी बात होती है। वो आर्थिक सलाहकार समिति प्रधानमंत्री को ज्ञान देती है, बताती है कि ये देश आर्थिक उन्नति कैसा करेगा। अरे वो हमारे आने वाले भविष्य को तय करता है। उस समिति का अध्यक्ष एक लेख लिखता है 26 जनवरी को अंग्रेजी अखबार में पूरे पेज का, और उस लेख में लिखता है कि ये अम्बेडकर का संविधान अब किसी काम का नहीं रहा, इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं बदलाव करने की, ये पूर्ण रूप से फेंक के नया लाना पड़ेगा। तब तो सोचने के लिए मजबूर हो। अब इस आदमी ने कहा, इसका मतलब बड़े लेवल पे बात हो रही है। पूरा लोग क्या कहता है? वो कहता है कि बाबा साहेब आंबेडकर का जो संविधान है वो अंग्रेजी कॉलोनियल कानून है। अरे उस मूर्ख को मालूम नहीं, पैर भी चाटने हो तो इतना मत चाटो कि कुत्ते को भी शर्म आए। सत्ता के सामने मुजरा करो तो ऐसा मत करो कि लोगों को भी शर्म आए। आंबेडकर जी का जो अध्यक्षता में बना हुआ संविधान
विश्व के बेहतरीन संविधानों का निचोड़ था। कई देशों का संविधान का अभ्यास किया, सैकड़ों हजारों घंटों का निचोड़ है। पार्लियामेंट में जाकर इतनी किताबों में एक एक शब्द लिखा है। संविधान में कौन सा शब्द होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर 3-3 दिन तक बहस हुई है। ये सारा डॉक्यूमेंट है, सारा बहस आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, तब जाकर ये संविधान बना। और आज भी ये संविधान विश्व का सबसे बढ़िया और बेहतरीन संविधान माना जाता है आज भी। और ये कहता है कि ब्रिटिश कॉलोनियल कानून का संविधान है। ये पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है या अनपढ़ है? क्योंकि मैं पहले इनको अनपढ़ कहा करता था। तो एक सज्जन ने मुझे बोला, बनारस एयरपोर्ट पे एक जन मिले, उन्हें कहा कि मैं आपको सुनता हूँ, बेटा तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने बोला हाँ अंकल बोलिए। बुजुर्ग बोला आप इनको अनपढ़ मत कहिए। मैंने बोला क्या हुआ? बोला अनपढ़ ये, इनको अनपढ़ कहोगे तो समाज को गाली होगी। मैंने बोला मैं समझा नहीं। बोले कभी किसान को देखा है? मैंने बोला मैं उसी परिवार से आता हूं। बोले किसान चलती हवा को देख के, मिट्टी के हाथ में लेके, नमी देख के, पंछियों के इधर से उधर जाने से तय करता है बुआई करूं कि नहीं करूं, पानी आएगा कि नहीं आएगा। ये मेरा किसान किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गया, लेकिन तुम्हारे बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो जाते हैं, बोलते बरसात आएगी और 3 दिन बाद आती है, और मेरा किसान बोलता है 2 दिन बाद आएगी और 2 दिन बाद आती है। बोले वो अनपढ़ है लेकिन मूर्ख नहीं। तो थोड़ा तो मैंने बोला फिर इनके लिए क्या कहूं? बोले बेटा ये कुकड़ है। तो मैंने कहा इसको क्या कुकड़ मुझे जरा समझाइए। तो बोले ये पढ़े लिखे हैं नहीं, अपने आप को पढ़े लिखे समझते इसलिए अनपढ़ नहीं, और ये कुछ पढ़े लिखे नहीं है इसलिए पढ़े लोगों को भी अपनी पढ़ाई समझाते हैं। जैसे नाली पे मटका रख के गैस भी जला लेते हैं। 3 सदियों को संतों को इकट्ठा वेगवेगळ्या शताब्दीमध्ये झालेल्या संतांची एकत्र चर्चा करू शकते। ते महाराज तुम्ही पण नाही करू शकणार, पण ते करू शकतात। जब प्रधानमंत्री ने ये बात कही तो किसी ने मुझे एबीपी न्यूज पे था, तो किसी ने कहा प्रधानमंत्री जी ने क्या बोल दिया? मैंने बिल्कुल सही बोला। बोले तो मजाक कर रहे हैं। कल ही रात को मेरे घर में लोकमान्य तिलक, शहीद भगत सिंह और श्याम चंद्र आए और तीनों ने चाय पी और कहा कि प्रधानमंत्री जी कल ये कहेंगे तो आप इसको मानेंगे। मैंने क्या बात कर रहे हैं? तिलक जी को, भगत सिंह को जाकर कितने दिन हो गए। मैंने जब प्रधानमंत्री 3 सदियों के संतों को इकट्ठा बिठा सकता है तो अशोक पांडे को 2 ही अलग-अलग आदमी बिठाएंगे और इसके लोग ताली बजाते हैं। मुझे दुख नहीं है कि इस कुकड़ ने क्या बोला, लेकिन जब मटके वाली बात बोली तो ये आईआईटी के बच्चे थे जो इस देश का क्रीम माना जाते थे और वो तालियां बजाते थे। ये मुझे दुख हुआ कि प्रधानमंत्री, मैं आपको बता दूं एक बात है, ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और बस चुनाव अमेरिका में हो गया। चुनाव के समय ट्रंप ने, मेरे सरकार ने क्या क्या किया ये बताना शुरू किया और 5 मिनट के अंदर अमेरिका के तमाम टेलीविजन चैनलों ने ट्रंप का प्रसारण बंद कर दिया और एंकर ने आके कहा कि हम इज्जतदार चैनल हैं, हम झूठ बोलने वालों को दिखा नहीं सकते, हमें माफ करें। हमारे देश में उल्टी स्थिति है। हमारे स्टेट में हमारे चैनल के एंकर कहते हैं हम बिके हुए हैं, हम सिर्फ झूठ और फोटो पर सुन और वही करते आ रहे हैं। आज हमारे देश के ऊपर 205 लाख रुपए का कर्जा है। आप सब लखपति हैं, एक दूसरे को बधाई दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको लखपति बना दिया, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा आए तो लाख 1.5 लाख रुपए को खरीद के आता है। ये देश में प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी 54 लाख करोड़ कर्जा था। 205 लाख करोड़ कर्जा किस लिए लिया, क्यों लिया, किसके समझ के परे। टेक्निकल बात है, इससे में इसके ज्यादा जाता नहीं, लेकिन ये पैसे का किया क्या और ये पैसे का भुगतान कब करेंगे? इस साल का बजट जो आया है दोस्तों, उस बजट में 30% जो हमारी कमाई है वो सिर्फ ब्याज देने में हम दे रहे हैं। ये देश की हालत है। लोग किसी भी विषय के, कोई भी यहाँ अर्थशास्त्र के कोई प्रोफेसर होंगे जो पढ़ाते होंगे, मानो सर मैं गलत हूं तो मुझे आप रोक दीजिएगा। कोई भी देश जब कर्जा उठाता है, बॉन्ड लेता है,
तो वो 3 साल, 5 साल, 7 साल और बहुत ज्यादा होगा तो 10 साल 10 साल में कर्जा लेता है, उसका ब्याज और आखिरी 2 साल में वो कर्जा उतार देता है। ये सिस्टम है। इस महामहिम ने 2023 में 50 साल का बॉन्ड लिया है। आप इमेजिन करिए 2073 में जो सरकार आएगी केंद्र में, वो इनके फोटो को ऐसा रख के जूते उठा के मारेगी कि अरे नालायक तूने क्या कर दिया, कितना कर्जा लेके रखा है, मैं कहां फैल गया। किसी के पिता की डेथ हो, पता पड़े कि आपका मकान भी 3 लोगों को बेच चुका है, वो बेटा क्या करेगा, वो रास्ते पे आएगा। हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हमने हम 60 साल के हो गए, हमने अपनी जिंदगी जी ली, भारत के स्टैंडर्ड से हम लोग बोनस पे हैं। आप लोगों ने भी आपकी जिंदगी जी ली है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, आप लोगों के बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये देश निरंतर चलने वाला है। क्या श्राद्ध के दिन आपका पोता आपकी थाली निकालेगा या आपका फोटो निकाल के जूता चलाएगा, या आपको तय करना है। ये अपने भविष्य की बात है। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं। क्या अटल जी की सरकार नहीं? क्या अटल जी नहीं थे? अटल जी की 13 दिन की सरकार बच नहीं सकती थी? 13 महीने की सरकार बच नहीं सकती थी? लेकिन अटल जी ने कहा था, वो अटल जी का भाषण आप सुन लीजिएगा। अटल जी ने कहा था कि ऐसी सत्ता से तो मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। और 2014 से लेकर 2024 तक 12 सरकारें, राज्य सरकारें इन्होंने ईडी सीबीआई के डर दिखा के गिराई और भाजपा की सरकार बनाई। आप इसको क्या कहेंगे? आप कह रहे थे कि मीडिया, अभी कोई कह रहा था चौथा स्तंभ है, मालिकों को डराते। क्यों डराते? हम तो नहीं डरते भाई। अशोक मालवीय को तो नहीं डराते। हमारे अखबार के मालिकों और चैनल के मालिकों ने क्या किया? जब अपने अखबार चलते हैं और जब अखबार चलने लगे तो अपने मालिक इतने बड़े हो गए कि वो एमएलए का कोटा तय करने लगे। ये लोकमत का एमएलए, ये तरुण भारत का एमएलए, ये सकाल का एमएलए अपूर्व संपत्ति बनाई, जमीनों पर कब्जा कर लिया, जहां एनजीओ के नाम से पैसे उठाए, कई धंधे किए। मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी ने इनको बुलाया भी नहीं। मोदी ने इनके उपकरणों की फाइल इकट्ठा कर ली और एक को बुला के कहा, अरे आप क्या करते हो भाई, ये क्या करा आपने? देखिए इसमें तो आप जेल जाओगे। उन्होंने कहा कि सर आप भगवान है, माय बाप है। बोले आप मत कहिए, उनको बोलने के लिए बोलिए। दूसरे दिन से शुरू हो गया, मोदी जी भगवान है, मोदी जी भगवान है, मोदी जी भगवान कानून पे, मोदी जी ऐसे है, मोदी जी वैसे है, मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने वैसा किया, मोदी जी आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। एक बड़ी बड़ी देश की समस्याएं चैनल बोलने लगे। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। और आने वाले समय में भी मीडिया से अपेक्षा मत करिए। अगर कांग्रेस की भी सरकार आई तो यही करेगी, जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको बुलाएंगे। ये 2 माह तुमने बुलाया, इसका क्या करना है, कब गिराना है? अरे सर ये हम मर जाएंगे। हाँ तो जरा बोल दीजिए, 4 रिपोर्टर निकाल लीजिए, हमारे 2 रिपोर्टर लगा दीजिए। क्योंकि अब सबको समझ में आ गया है ईडी का उपयोग कैसा करना है, दुरुपयोग कैसा करना है। अनिल देशमुख महाराष्ट्र का उदाहरण है। मैं अनिल देशमुख की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैंने अनिल देशमुख के सारे कागजात देखे हैं। अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप था। कोर्ट में गया, क्या हुआ? अरे 100 करोड़ का आरोप लगाओ तो चार्जशीट 100 करोड़ में लगाओ, या वकील संगठन की है जो आया वकील भी बताए कोई हो। यदि आरोप लगाए तो चार्जशीट में होना चाहिए 100 करोड़ का आरोप और चार्जशीट 1 करोड़ 80 लाख की। फिर बाकी पैसे कहां गए? पुलिस कमिश्नर एक बहुत बड़ा आदमी होता है, मुंबई का पुलिस कमिश्नर डीजी रैंक का होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सबसे बड़ा होता है। उसको कोर्ट ने पूछा कि तुमने आरोप लगाया 100 करोड़ के गृह मंत्री पे, क्या है? बोला सर मैंने लोगों को सब बोलते हुए सुना था। बोला आईपीएस अधिकारी शर्म नहीं आती? नीचे मुंडी करके निर्लज्जता का मतलब लज्जा किसी बात नहीं। कोर्ट ने धुतकारा, अनिल देशमुख को जमानत दी। अनिल देशमुख की जमानत के निर्णय के कागज पढ़िए, आके खुली रह गए। अनिल देशमुख के, यकीनन अनिल देशमुख के पास, मैं भी दावे के साथ कहता हूं, एफिडेविट आदमी लेके गया, उन्हें साइन नहीं की। अनिल देशमुख के तो नाम भी बता दिया। देवेंद्र फडणवीस से एक सीट वो पेन ड्राइव है मेरे पास, मैं आज भी उसका इंतजार कर रहा हूं।
देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ तुम बोलो, तुम्हारे खिलाफ तुम बोलो, दोनों में से कोई तो एक पकड़ा जाएगा कि चोर कौन है। जनता तो चोर बनना चाहिए कौन है। दोनों एक दूसरे पे आरोप करके दोनों ही बताता कि हम शरीफ, दोनों में से कोई चोर है। उसने तो नाम बता दिया आदमी का, तुम आप पेड ड्राइव निकालो। और अनिल देशमुख क्या करना, वो वीडियो भी देख के आया हूं। अभी पिछले सप्ताह में अकोला में एक मीटिंग में गया था, तब आते समय अनिल देशमुख के घर चाय पीने गया तो उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया। मैंने यूं ही बोलते हो अनिल भाई की वीडियो है, बोला ये वीडियो देखो, ये भी रिलीज करूंगा। अनिल देशमुख के घर रेड होती है तो उसकी छोटी नाती है 4 साल की, उसको आप ऐसा पकड़ के अधिकारी फोटो दिखा के हिला के बताया आपने आता तुम्हारे घर के लिए, बता तुम्हारे घर में आता। ये इसलिए कि सिर्फ तुमको उद्धव ठाकरे को अंदर करना है, ये इसलिए कि तुमको शरद पवार को अंदर करना है, किस लिए? सीधी लड़ाई लड़ना, सीधी लड़ाई लड़ने में डर लगता है, इसलिए ये ऐसे खेल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 105 लोगों के ऊपर देशद्रोह लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलाया प्रोफेसर IAS अधिकारियों को, उन जिले के 4 जिले के, और एक ही सवाल पूछा, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? कौन से बैंक के डॉक्टर में रखा है पूछिए, जाइए दिमाग लेके आइए, सर में लगाइए और फिर काम करिए। बोले ये रात का ब्रोकर केस कहां से हो गया बताइए? 105 लोगों पे, उसमें से 90 लोग पत्रकार थे, बगले झांकने लगे अधिकारी। हाईकोर्ट ने झटके में सबके उड़ा दिए, कोई देशद्रोह नहीं, क्योंकि इस देश में सरकार को सवाल पूछना देशद्रोही है। ऐसा नहीं कि हमने, मेरे दिल तो बहुत दुविधा हो जाती है, कई बार मैं रात को सोचता हूं कि मैं हूं कौन। जब कांग्रेस की सरकार थी, सवाल पूछते थे तो सारे कांग्रेसी प्रवक्ता टेलीविजन पे बोलते थे नागपुर का संगी है इसलिए ऐसा बोलता है, और बीजेपी के तमाम लोग कहते थे कि अशोक वानखेड़े जैसे ईमानदार पत्रकार को ऐसा कैसा बोलते हो भाई, मोदी जी आगे सत्ता में। अब कांग्रेसी कहते हैं कि वानखेड़े जैसे ईमानदार आदमी को ऐसा कैसा बोलते हो, और ये बोलते हैं कांग्रेस से पैसा खाता है। एक जब मैं टेलीविजन पे रेगुलर आता था सुबह से शाम तक डिबेट में, सुबह में बीएसपी होता था, दोपहर को मैं समाजवादी पार्टी का होता था, रात को मैं लेफ्ट का होता था, और आखिरी प्रोग्राम में मैं बीजेपी का होता था। मैं सोने जाता था तो पूछता था मैं किस पार्टी का हूं, क्योंकि आप किसी को भी सवाल पूछो, सवाल सुनने का आदि नहीं है। और मैं कहता हूं सवाल होने चाहिए। जिस गीता को हम पारायण करते हैं, जिस गीता को हिंदुत्व में सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं, वो गीता भी सवाल और जवाब ही तो है। अर्जुन सवाल ही नहीं पूछता तो गीता का जन्म ही नहीं होता। तो क्या सवाल पूछना है? और सरकार को सवाल यदि पूछेंगे तो फिर आप नौकरी से निकालोगे, आप ये करोगे वो करोगे, लेकिन डर नहीं चाहिए। हम तो बोलते हैं किसी आकार मालिक जैसा मैंने किसी जमीन पे मॉल नहीं बनाया, किसी बिल्डिंग नहीं बनाया, मैं जो कुछ भी हूं नहीं, और सबको पता है। और जब ये आपके पीछे कुछ नहीं कर सकते तो ये आपके सामने समर्पण करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज मेरे गांव में अपने भूमि पे खड़ा होकर कहता हूं, आज भी मैं बोलता हूं, मैं न्यायपालिका के खिलाफ भी बोलता हूं, मैं सबके खिलाफ बोलता हूं। मैं बोलता हूं तुम में हिम्मत है, हमले करो, तुमने हिम्मत है, मुझे कोर्ट में खींच के लेके जाओ, तुम्हें हिम्मत है, जिस चाहे अदालत में तुम मुझे खड़ा करो। ये अशोक वानखेड़े खड़ा होकर जवाब देगा, लेकिन मेरे प्रश्नों के जवाब आपके पास नहीं है तो मुझे गलत मत कहिए, आप भाग जाइए। ये देश हमें बचाना है। आज सरकार किसकी है? उद्धव ठाकरे की सरकार आती है, वो जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार आती है, एकनाथ शिंदे की सरकार आती है, शरद पवार की सरकार आती है। अरे हमारी सरकार कब आएगी? सवाल ये है। आज 10 साल हो गए यवतमाल जिले में एक ही पार्टी के एमएलए थे, एक ही पार्टी के आमदार है ना यवतमाल जिले में। आज मुझे शर्म आती है, कई बार जब मैं बैठता हूं तो पूछता है यवतमाल, यस कैन यू टेल अस व्हाई पीपल कमिट सुसाइड देयर? इतने किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? माझ्या राज्यात जेव्हा मला विचारतात लोक आत्महत्या का करतात, तेव्हा माझ्याकडे शब्द नसतात। अशोक वानखेड़े सीना तान के हर जगह खड़ा होता है, एक सवाल आता है तो नीचे मुंडी करके चुप रहना पड़ता है। क्या हो गया? चलो कांग्रेस गलत की छोड़ो, 10 साल से आप सत्ता में हो, 10 साल से आत्महत्या क्यों नहीं रुकी? 10 साल से यवतमाल जिले के
आत्महत्या क्यों नहीं रुकी? एक सवाल है इन तमाम विधायकों को, इन तमाम आमदार खासदार को पूछिए। आप आमदार खासदार को क्या साफ साफ रट लगा के बैठते हैं? आप दया आती है? अरे नौकर है तुम्हारे, तुमने उनको वोट दिया तब जाके वो बने हैं, वो उनके पैदा होकर नहीं आए। एक नरेंद्र मोदी बोलता है ऊपर से पैदा हो गया है, बाकी सभी तो सभी पैदा हो गया है, कोई नहीं पैदा हो गया है। और मोदी जी भी ऐसा बोलते हैं तो अपने माँ बाप का अपमान करते हैं। हर आदमी को अपने माँ बाप पे गर्व होता है, वो कहता है मैं इसका बेटा हूं, इसका बेटा हूं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो बायोलॉजिकल हूं नहीं, सीधा ही ऊपर से टपका हूं। और भगवान ने मुझे आदेश दिया कि मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा, सबने देखा होगा, सुना होगा, उनमें से कोई शब्द मेरे नहीं है। तो जब अपने आप को कोई भगवान समझने लगे तो उसकी दो जगह होती है। एक जगह पागलखाना या उसके मेंटल इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आदमी अपने आप को भगवान समझने लगा। एक पागलखाने का एक किस्सा है योगी जी। जवाहरलाल नेहरू आगरा चले गए, किसी ने कहा कि आगरा में सबसे बड़ा देश का पागलखाना है, तो जवाहरलाल नेहरू बड़े शॉर्ट दिल के थे, तो बोले नहीं मुझे पागलखाने को विजिट करना है। जवाहरलाल नेहरू पागलखाने में गए, पूरे डॉक्टर इधर हो गया, दो चार पागलों ने पकड़ लिया उसको, वो बोले मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ। अभी बोले 3 लोग पिछले 4 साल से यही कह रहे हैं मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ। बड़े मुश्किल से जवाहरलाल नेहरू को बाहर निकाला। तो ऐसा ही इस देश में चल रहा है, ये अपने आप को भगवान कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन लोकसभा में इस देश की जनता ने अवकाश दिखा दी। अब सवाल है विधानसभा का, क्या खोखे पे टिकने वाले बोके का साथ दोगे या आपका आत्मसम्मान बढ़ाने वाला आमदार आप दोगे? आपको क्या करना है? किसी भी राजनीतिक दल का, वो भाजपा का हो तो भी चलेगा, लेकिन क्या आप उस आमदार का गरीबान पकड़ के बोल सकते हो कि तू बता मेरे चाचा ने आत्महत्या क्यों की, तू बता तुमने कितनी बार बात की है विधानसभा में? भावना जी यहाँ पे 5 बार इसी जिले की मंत्री खासदार रही। क्या उनको कोई पूछेगा जाकर कि 5 साल में आपने कितनी बार किसानों की विदर्भ के किसानों की आत्महत्या करने के लिए रैली निकली है? कितनी बार आत्महत्या की बात करने के लिए आपने सवाल उठाए? कितने बार कॉल अटेंशन मोशन बुलाए? कितनी बार आपने पार्लियामेंट हिला दी है ये बोल के? अरे एक महिला भी पार्लियामेंट हिला सकती है, हिलाने वाला चाहिए, झुकता है जवाना झुकाने वाला चाहिए। लेकिन भावना जी को फिर यहाँ आत्महत्या करते हुए किसानों का दर्द भी समझना चाहिए। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो ये 700 किसान मरे, मेरे लिए मरे क्या? मैं यकीनन बोलता हूँ सीना में 56 इंच का होगा, अंदर दिल नहीं है। जिसके पास भी दिल होगा ये बात कर ही नहीं सकता। अब तो मुझे सीने पे भी थोड़ा डाउट आने लगा है। कई बार वो अपने गृह मंत्री का पेट नाप के अपना सीना बताते हैं, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे होता है, हो रहा है। इसलिए ऐसा आपको प्रतिनिधि चाहिए जो आपका अपना है। सरकार किसकी? मतदाताओं की सरकार चाहिए, नेताओं की नहीं। आपका आमदार आपके गली में आपको जब चाहिए तब चाहिए, और उसको होना होगा क्योंकि वो आपका सेवक है। यदि वो मंत्री लाख देने की गाड़ी में घूमता है तो अपना घर से पैसा नहीं लगाता। ये मंत्री विधायक जितने आमदार खासदार है इन पे टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपए खर्चा होता है। ऐसे कई आमदार खासदार है जो करोड़पति है, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता सरकार को कि भाई मैं करोड़पति हूँ, मुझे सरकार से तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे पीए का पैसा नहीं चाहिए, मुझे पेट्रोल का पैसा नहीं चाहिए, मुझे फ्री का ये हवाई जहाज नहीं चाहिए, मुझे फ्री का नहीं। अरे जैसे ही खाता आमदन बनता है फुकट का चंदन घिस पैसा तो देगा ही, पैसा हम देते हैं। और इस देश में एक बहुत गलत फहमी लोग फैला करते हैं कि किसान टैक्स नहीं देता। जहाँ बुद्धिजीवी के संगोष्ठी में तो फार्मर्स डोंट पे इनकम टैक्स, दे शुड बी ब्रॉट अंडर द इनकम टैक्स स्लैब। अरे क्या मूर्ख आदमी है? 143 करोड़ के देश में 5% लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते, तो बाकी सारे नए देने वाले किसान देते हैं। इस देश में हर इंसान टैक्स देता है। इस देश में जो बच्चा माँ के कोख में है, पेट के अंदर है, वो टैक्स देना शुरू करता है। वो बच्चे के लिए माँ डॉक्टर के पास जाती है, वहाँ टेस्ट करवाती है, वो बिल आता है, उसमें जीएसटी लगता है। बोलते हैं कि बच्चा थोड़ा वीक है, इसके लिए माँ को ये खुराक खानी चाहिए, आप मार्केट से वो चीज लाते हो, जीएसटी करते हैं।
बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल के बिल पे जीएसटी लगता है। बच्चा बड़ा होकर स्कूल जाता है, पेंसिल खरीदो, किताब खरीदो, उसके लिए स्लेट खरीदो, टैक्स लगता है। बच्चा और बड़ा हो जाता है, ट्यूशन लेने लगता है, ट्यूशन पे टैक्स लगता है। बच्चा और आगे कॉलेज में जाता है, कॉलेज के ऊपर टैक्स लगता है। बच्चा हॉस्टल में रहता है, उस पर टैक्स लगता है। उसके बाद बच्चा नौकरी करता है, फिर टैक्स देने लगता है। बच्चे की शादी होती है, जिस शादी का हॉल किराए पे लेता है, उसको टैक्स देता है। बच्चा फिर अपने घर में शादी करके बीवी लाता है, फिर पूरे शादी के प्रोसेस में टैक्स है। फिर उसका बच्चा पैदा होता है, फिर टैक्स सिस्टम चालू हो जाता है और एक दिन वो बूढ़ा होकर मर जाता है। मरने के बाद हम हिंदू लोग, कोई भी समाज के लोग, मुसलमान हो, हिंदू हो, हर धर्म में डेड बॉडी को मिला के हम नए कपड़े पहना के विदाई करते हैं। जब भी नए कपड़े पहनाते हैं उसको भी टैक्स देना पड़ता है। आदमी मरने के बाद टैक्स देता है, पैदा होने के बाद टैक्स देता है। ये हमारे टैक्स के पैसे हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे हैं जो इनके ऊपर खर्चा होते हैं। ये हमारे टैक्स के पैसे हैं, इसलिए वो रात के गाड़ी में घूमता है और साफ करके वो करता है। उसको पूछो मेरे कान में हाथ डाल के कि तूने क्या किया, तू यहाँ वोट मांगना है, तूने क्या किया। अमरावती जिले में एक छोटा गांव है, 1000 पॉपुलेशन है उस गांव की, 1000 मतदाता होगा वहां पे। 45 साल से वो लोग एक पुल मांग रहे थे नाले पे। 4 महीने बरसात में वो गांव टूटता है पूरे प्रदेश से। जो लोग नाला क्रॉस करने गए तो हर साल एक दो लोग बह के जाकर मरते हैं। ग्राम पंचायत ने घराव पास किया, खासदार, कामदार, जिला परिषद सब हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं। गांव वालों ने पैसा इकट्ठा कर दिया, 5 लाख रुपए। जमनालाल बजाज एक इंस्टीट्यूट है सोशल साइंस, उन लोगों को पता पड़ा, उन्होंने गांव वालों को बुलाया, क्या चाहते हो, एक पुल बनाना है साहब। उन्होंने कहा कि हम इंजीनियर भेजते हैं, कुछ आपके पास कितना पैसा है, बोले 5 लाख। बोले गांव के लोग श्रमदान करेंगे, बोले हाँ साहब तुम श्रमदान करोगे, 5 लाख रुपए दो, बाकी हम देंगे। 15 लाख में बेहतरीन पुल बना है। पुल का उद्घाटन हुआ, लोग आने जाने लगे हैं। उस पुल के बाहर एक बोर्ड लगा है बड़ा लाल अक्षरों में कि किसी भी जनप्रतिनिधि को इस पुल पे आने जाने के लिए मना नहीं, जो भी आएगा जूते से मारा जाएगा, होना चाहिए। ये कब होगा? टाइम बदलने से काम नहीं होगा, ये उठना होगा। मैंने पत्रकारिता के साथ साथ जनजागरण का काम किया है। मैं आज भी बोलता हूँ, मेरे सबसे ज्यादा दोस्त यदि किसी में होंगे तो भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि पत्रकार हमेशा विरोधी पक्ष का दोस्त होता है। और 65 साल तक कांग्रेस की सत्ता में रही, भाजपा लगातार विपक्ष में रही और हम लगातार भाजपा का साथ देते रहे। भाजपा से दोस्ती आज में फर्क इतना है, तब खुले आम मिलते थे, अभी रात को 1:30 बजे 2 बजे भाजपा का खाता रहता है, अरे सो तो नहीं गए थे, अरे तुमसे बात करनी दिया, खुले में बात करने के लिए भी डरते हैं। क्योंकि भाजपा का किसी नेता ने किसी से मुझसे बात की तो उसको पूछा जाता है कि तुम इससे क्यों बात करते हो। स्मृति ईरानी को मैं बहुत पहले से जानता था। स्मृति ईरानी सांसद बनी तभी भी हलवाई होती थी। स्मृति मराठी बहुत अच्छी बोलती है, स्मृति बंगाली भी बोलती है और पंजाबी भी बोलती है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार में यूपी में बैठा था, स्मृति वो भी हेल्प में थी। जैसे उसने मुझे देखा वो स्क्रीन पे, बोला बहुत दिक्कत नहीं आ रही, हाँ स्मृति मानना पड़ेगा, बनाई तो अभिनंदन तुझे किया। उसके बाद एक ने बंगाली में कुछ पूछा, उसने बंगाली में जवाब दिया और पूछा फिर क्यों, कोई पंजाबी है क्या? मैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ। सबने ढाक लगाया, सवाल जवाब करते रहे। उसके बाद कैबिनेट हुई। स्मृति जी को एक पूछा गया कि अशोक कॉन्फ्रेंस से हंस के बात क्यों कर रहे क्या? वो पार्टी के लिए ठीक आदमी नहीं। उसका परिणाम ये होगा कि स्मृति ईरानी नाम लेना भूल गई। एक जगह एक कॉलेज में पहले के वरिष्ठ पत्रकार बैठे सामने आमिर के आए थे, इन्होंने देखा था तो किसी ने कहा कि अरे अशोक कॉन्फ्रेंस जी है। हाँ, फिर बाद में जब कॉफी पीने बैठे तो उन्होंने पूछा तो जो कोऑर्डिनेटर था मैंने स्मृति के अंदर बुला लिया तो मैं क्या, तो मैंने बोला क्या हुआ, चैनल की हेड बैठी उनके सामने। बोले यस मैम, क्यों बुलाया? बोले स्मृति जी से, स्मृति जी मिलना चाहती है। बोले कौन स्मृति? बोले अरे स्मृति ईरानी मिनिस्टर। बोले मैं नहीं जानता। तो स्मृति जी उठ के मेरा हाथ पकड़ के कॉर्नर में लेके गई, बोला 2 बार हंस के बात करी, मंत्रालय चला जाए, इसलिए बुरा मत मान, हम ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। ये डर है, ये डर है। एक शेर में सिर्फ मेरे जीवन में आई, ये मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे गांव में हूं तो मैं बताना चाहता हूं।
आदरणीय सुमित्रा महाजन 8 बार की इंदौर की सांसद, उसके मेरे संबंध माँ बेटे के संबंध है। जब वो स्पीकर बनी तो पहली स्पीकर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उन्होंने मुझे साथ बिठा के मैंने कंडक्ट किया, पूरे देश के अखबारों में छप गया कि स्पीकर ने नया प्रेस एडवाइजर नियुक्त किया जिसका नाम अशोक वानखेड़े है। तुरंत सारे बीजेपी वाले टूट पड़े, अखबारों में आर्टिकल छापने लगे, ये बीजेपी को गाली देने वाला बीजेपी का एडवाइजर कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने सुमित्रा महाजन को बुलाकर पूछा कि ताई, इतनी बड़ी गलती आपने किससे करी? एक कांग्रेस का पेरोल पे काम करने वाला पत्रकार आपके साथ कैसा बैठा? ताई ने कहा कि नरेंद्र भाई जिस विश्वास के साथ स्पीकर पर संभाला था, उसी विश्वास से मुझे एक बार पूछ लेते कि अशोक का तुम्हारा संबंध क्या है। वो मेरा बेटा है, इंदौर में थी तब से मेरा बेटा है, और उम्र के इस बार इस पड़ाव पे मैं बेटे को नहीं छोड़ सकती। आपको बहुत आपत्ति हो तो मैं माफी के कारण कहती हूँ कि दूसरा स्पीकर ढूंढ लिया। उन्हें कहा कि मुझे पता नहीं था, तो आप उसको समझाइए। तो ताई ने कहा कि मैं क्या समझाऊं, वो मुझे राजनीति नहीं सिखाता, मैं उसको पत्रकारिता नहीं सिखाता। उसके बाद ताई ने मेरे घर पे बुलाया और उसके हाथ में पानी था। उसने कहा कि मुझे डर लगता है तेरे को कुछ हो गया तो हम कैसा फेस करेंगे समाज, समझ के रहना पड़ेगा। फिर उन्होंने मोदी जी को एक बात और कही कि अहिल्या के नगरी से आती हूँ, अहिल्या के नाम से राजनीति करती हूँ। अहिल्या ने एक गलती के लिए अपने बेटे को फांसी की सजा घोषित की। बोले यदि अशोक वानखेड़े कांग्रेस से पैसा लेकर राजनीति करता है या पत्रकारिता करता है, आप प्रधानमंत्री है, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको विश्वास रखूंगी नरेंद्र भाई। फिर अशोक को सजा देनी है, फिर ये अहिल्या की बेटी सजा देगी। कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी ने ताई को कहा कि उससे ज्यादा तो कांग्रेस को भी गाली देता है, ये करना क्या चाहते हैं, पूछो उसको। ताई जी ने मुझे पूछा, साहब पूछ रहे तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? मैंने बोला साहब बोलना धन्यवाद, मेरे माँ को स्पीकर बनाया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पत्रकारिता करने दीजिए। मैं गलत पत्रकारिता करता हूँ तो आप मुझे बुला के इतना बोल दीजिए कि आज तुम गलत हो, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। क्योंकि मुझे मेरे प्रधानमंत्री पे भी विश्वास है कि मेरे आंखों में आंख डाल के कम से कम मुझसे झूठ नहीं होगा। तो डर होता है, हर एक को डर होता है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। तो हम क्यों डरे? आमदार को क्यों डरे, खासदार को क्यों डरे, मंत्री को क्यों डरे? कौन देंगे लोग? आसमान पे टपके हुए कोई भगवान के भक्त नहीं। अरे डर होना चाहिए भगवान का, अरे वहां पे भी डर नहीं है। जो विठ्ठल के प्रति समर्पित है, जो हनुमान राम के प्रति समर्पित है, तो उसको कभी किसी का डर नहीं लगा। जब मां सीता ने उसको एक उपहार दिया लंका विजय के बाद, तो उसने वो कीमती मोतियों की माला तोड़ के फेंकने लगा, सीता को अपमानित लगा। मां सीता ने कहा कि पुत्र, अरे मां ने दी हुई भेंट तो तोड़ के फेंकता है, ये अनर्थ कर रहा है। उसने कहा मां तूने दी हुई भेंट तेरे लिए कीमती हो सकती है, मेरे लिए तुच्छ है, इसमें हनुमान, इसमें मेरे राम ही नहीं। तो बोले राम मनी में पाए जाते हैं? बोले हाँ। राम तुम्हारे दिल में है? हाँ। पसीना चीर के दिखाया कि राम वहां थे। तो जब हनुमान भी नहीं डरते मां सीता से, मां को पार फेंक के रख दिया, तो हम क्यों डरे इन नेताओं से? निडर बनो, निर्भय बनो, जो है वो इसी के लिए है। और ये दुर्भाग्य है कि इस उम्र के पड़ाव पे मुझे आगे बोलना पड़ता है, और 75 साल देश में आने के बाद हमको ये लगातार इस बात को रेखांकित करना पड़ता है कि इस देश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये समझाना भी पड़ता है। ये दुर्भाग्य है। सब पढ़े लिखे लोग, आप इमेजिन करिए वर्तमान में जनता की स्थिति कैसी हो गई है, द्रौपदी जैसी हो गई है। जनता तो हमेशा द्रौपदी रही है। जो आया सो 5 तो अपने पति हैं, अलग अलग पार्टी के नेता हैं, कारपोरेशन में एक होता है, जिला परिषद में एक पार्टी होती है, मुंबई में एक पार्टी बैठती है, दिल्ली में एक पार्टी बैठती है, सभी के हाथ में आपके धागे हैं। लेकिन जब जब दुशासन आया, जब जब दुर्योधन आया, तब श्री कृष्ण सामने आए, उन्होंने द्रौपदी की लाड बताई। लेकिन हम कलियुग में हैं, कलियुग में
इसलिए इस पवित्र उपाध्याय ने एक बहुत बेहतरीन कविता लिखी है। इस कविता के साथ मैं मेरे उद्बोधन को समापन करने का प्रयास करूंगा। इसमें जनता अपने आप को यदि द्रौपदी माने तो आपको इस कविता का आनंद उठा पाएंगे और आपको करना क्या है ये भी समझ में आएगा। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगे तुम बीके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन के दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या नाज बचाएंगे? उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सिला दिए हैं जनता के, कानों में भी पहरा है। तुम ही कहो ये अश्व तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे? उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। अभी तक तो कवि सिर्फ रोता है, आगे कवि कहता है उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। झूठ बिठाए बैठे शकुनी, मस्तक सब दिख जाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। तो ये समय है आपका, आपको उठना होगा, अपना वस्त्र खुद संभालना होगा। अपना 30 सेकंड का टाइम मिलता है, हर 5 साल बाद आता है जीवन में। वो बटन दबाने के समय ये मत देखो कि ये माड़ी है, ये कुंडी है, ये मराठा है, ये लवानी है, ये ब्राह्मणी, ये बंजारा है। वो पहले इंसान है कि नहीं ये देखो। यदि व्यभिचारी आदमी इस देश में आज भी मंत्री बना हुआ है 5 जिले से, तो शर्म आनी चाहिए हमको कि एक छोटी नाबालिग लड़की का इतना शारीरिक शोषण किया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी, और उसके बाद भी वो सत्ता में आज मंत्री बनता है। मेहनत जैसा इधर से उधर कूद के, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि उस जिले से हम हैं कि एक बच्चे का बलात्कार करने वाला भी हम बन सकता है। क्या हम नामक बन चुके हैं उनके? कैसे वादिकारियों को सर उठा के घूम रहे हैं? हमें को उठना पड़ेगा, गोविंद नहीं आएंगे। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप लगातार चुनाव जितवाते रहेंगे तो वो बलात्कार करना अपना संविधान अधिकार समझता है। तुम्हारे घर की बहु बेटियों को अपना खाद्य समझता है, अपना भोज समझता है। ये होता है और ये होता रहेगा यदि हम उठ के नहीं आए। इसलिए वो किस समाज से है, मेरे समाज से है, उसके समाज से है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। आज जब मैं यहाँ आ रहा था, ये शहर मेरा है। इस शहर में जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे शायद मैं तब 3-4 साल का था, तो हम पुराने आरने में रहते थे। लोहे के वो फेमस ज्वेलर थे, उनके सामने हम रहा करते थे। शायद तब मैं कपड़े भी पहनता हूँ नहीं पहनता हूँ मुझे पता नहीं। इस शहर ने मुझे वो देखा है। इस शहर ने मेरे पिता को भगवान के दर्जा देकर एक गांव के उपाधि बनाया है। इस शहर का मेरा दायित्व। इस शहर में मैं आया तो यहाँ हम जब नए शहर में शिफ्ट हो गए तो हमारे पड़ोसी 3 ही थे, बंगिनवार थे, नीलावार थे। आज नीलावार पीढ़ी के साथ हमारा चौथी पीढ़ी का संबंध है। आज वो हमारा घर है, तो आज ही मेरा घर है। आज मैं इस अपने घर पर भीख मांगने आया हूँ। आज ये आपका बेटा आपसे भीख मांगने आया है। यदि इस जिले को बचाना है, आत्महत्या कम करनी है, तो कम से कम आमदार खासदार ऐसे हो जो तुम्हारी बात करे, नामर्द न हो दिल्ली जाके मुंबई जाके पूछ लाते हुए अपना मक्खन खाने का व्यवस्था करे, तुम्हारे रोटी देखे। ये आपको देखना है। मैं जब यहाँ आया तो मेरे बड़े भाई का मुझे मैसेज आया कि बेटा आप अपने शहर में जा रहा है, तो बहुत एग्रेसिव होकर बोलता है, अपनों के बीच में जा रहा है, शब्दों का चयन कर। मैं सम्मानित होने नहीं आया हूं। मैं सम्मान, मैं इस शहर का हूँ, यही मेरा सम्मान है। मैं आगरे का रहने वाला हूँ, यही मेरा सम्मान है। ये मूवमेंट को और ये सम्मान जो पत्र है, ये आपका प्यार हो सकता है, मेरी भूख नहीं। इसलिए मैंने आज मेरे दोनों भाइयों का, बड़े भाइयों का, हो सकता है न मानते हुए अपमान किया। मेरी माँ चली गई, उसके बाद मेरी माँ की जगह हमारे कुसुम काकू ने ली, कुसुम मिलावा। आज वो भी नहीं है, तो उसके जगह हमारी शीला भाभी है। पहली बार शायद जीवन में मुझे उस भाभी ने पहली बार सीरियस होकर बात कही
और मुझे बोला कि शहर आपला है बेटा, बोलताना नीट बोल, सांभाळून बोल, बापू की इज्जत है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं महादेवराव वानखेड़े मास्टर का बेटा हूँ। मेरे पिताजी ऐसे ही प्रखर थे, जो मेरे पिताजी को जानते थे। मेरे पिताजी ने समाज के साथ बुराइयों से लड़ाई की। मेरे पिताजी ने तब के तत्कालीन राजनीतिक षड्यंत्रों की भी लड़ाई की। मेरे पिता ने कभी बहुत कुछ भोगा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हीं का बेटा हूँ। उस मेरे पिताजी को इस आर्मी ने बनाया था। एक आदमी अपनी नई शादी करके इस आर्मी में मास्टर बन के आया था, रिटायर्ड हो गया, और ऐसा रिटायर्ड हो गया कि आज हम आर्मी वाले कहलाने लगे। और मुझे इस बात का गर्व है, मैं आर्मी से हूँ। और यही इसीलिए ये जो उद्बोधन की माला है, मैंने अपने जिले से शुरू की, क्योंकि आर्मी में कार्यक्रम शाम का था। तो मेरा पहला जो इस उद्बोधन का जनसभा का पुष्प था, वो मैंने पांडाकौड़ा में अर्पित किया। और उसके बाद मैं आज मेरे अपनों के बीच कुछ बताने आया हूँ, कुछ पीड़ा व्यक्त करने आया हूँ। मेरा काम है आपके दर्द को शब्द देना।